तो गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेज में एक बार फिर से आपका वेलकम, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछले वाला जो टॉपिक था अपना वो रेस्पिरेटरी सिस्टम का था, जिसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो महत्वपूर्ण बातें थी वो अपन ने पढ़ ली थी। आज के इस टॉपिक के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको सारे बता दिए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि अभी श्वसन के जो टाइप हैं, श्वसन कितने प्रकार का है, इससे पहले मैं श्वसन की दो प्रकार की मैकेनिज्म आपको बता चुका हूं, निःश्वसन और उच्च श्वसन। निःश्वसन के अंदर अपन ने बाहर से मतलब वायुमंडल से ऑक्सीजन गैस को अंदर ग्रहण किया था और उच्च श्वसन में CO2 गैस को बॉडी से बाहर निकाला था। देखो, श्वसन के प्रकार की यदि अपन बात करें तो श्वसन मुख्यतः दो प्रकार का होता है। नंबर एक आता है वायवीय श्वसन, एरोबिक रेस्पिरेशन, वायवीय श्वसन, और नंबर दूसरा आता है अपना अवायवीय श्वसन, अनएरोबिक रेस्पिरेशन। एक वायवीय श्वसन और दूसरा अवायवीय श्वसन है। देखो, आपको नाम से पता चल रहा है वायवीय, इसका मतलब ये वायु की उपस्थिति में होगा। अवायवीय इसका मतलब ये वायु की अनुपस्थिति में होगा। ये वायु की उपस्थिति में होगा, ये वायु की अनुपस्थिति में होगा। तो मैं सिंपल बातें आप लोगों को बता देता हूं। श्वसन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें, या फिर ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है, वह श्वसन कहलाता है वायवीय श्वसन। ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है उसको वायवीय श्वसन के नाम से जानते हैं। और ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होता है, उसे कहा जाता है अवायवीय श्वसन। तो सीधी नाम से जैसे आपको पता चला, वायवीय का मतलब ये वायु की उपस्थिति में होगा, अवायवीय का मतलब वायु की अनुपस्थिति में संपन्न होगा। आगे अपन इसकी बात करें तो याद रखना, इस श्वसन के अंदर ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीडेशन हो जाएगा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगा, पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। और पूर्ण ऑक्सीकरण होने के बाद जो प्रोडक्ट बनते हैं, उत्पाद जो यहां पर मिलते हैं अपन को, वो है CO2 और H2। मतलब ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीडेशन होने के बाद अपन को वायवीय श्वसन के दौरान जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो आपके सामने प्रोडक्ट लिखे हुए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होगा। जबकि अवायवीय श्वसन की अपन बात करें तो इसके अंदर ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, पूरा ऑक्सीकरण कभी भी नहीं होता है। और अपूर्ण ऑक्सीकरण के बाद जो प्रोडक्ट इधर तैयार होते हैं, जो उत्पाद बनते हैं, वो बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, अल्कोहल और लैक्टिक एसिड। ये प्रोडक्ट तैयार होते हैं। तो ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीडेशन हो रहा है, ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीडेशन होगा, मतलब पूरा ऑक्सीकरण नहीं होगा। उत्पाद जो बनेंगे, इधर CO2 और जल, और इधर CO2 अल्कोहल और लैक्टिक एसिड का निर्माण हो जाएगा। आगे अपन बात करें तो वायवीय श्वसन की जो प्रक्रिया है, इसके अंदर एक ग्लूकोज अणु से, ग्लूकोज के एक अणु से टोटल 686 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। एक ग्लूकोज के अणु का जब पूर्ण ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो टोटल जो एनर्जी अपन को प्राप्त होगी वो कितनी होगी, 686 किलो कैलोरी। और इधर जो एनर्जी अपन को प्राप्त होती है वो होती है 54 किलो कैलोरी। किसे? एक अणु ग्लूकोज से, एक अणु ग्लूकोज। तो याद रखना, वायवीय श्वसन की प्रक्रिया के अंदर एक अणु ग्लूकोज का जब ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो 686 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। और अवायवीय श्वसन के अंदर अपूर्ण ऑक्सीकरण होने की वजह से एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीडेशन से 54 किलो कैलोरी ऊर्जा अपन को प्राप्त होती है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो बात इसकी ये जो अभी मैं आपको बता रहा हूं वो क्या है, ये प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी होती है। और इस प्रक्रिया का प्रथम जो चरण है वो तो संपन्न होता है
कोशिका द्रव्य में। कहां संपन्न होगा? कोशिका द्रव्य में। और सेकंड जो इसकी स्टेप आती है, द्वितीय जो इसका चरण कंप्लीट होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में। और ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि श्वसन एक वह जैव रासायनिक अभिक्रिया होती है जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत संपन्न होती है। अपन पढ़ भी चुके हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को अपन पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, एनर्जी का भंडार कहते हैं, ऊर्जा कक्ष कहते हैं, ऊर्जा घर कहते हैं, क्योंकि ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के बाद जो भी अपन को एनर्जी प्राप्त होती है वो सारी की सारी एनर्जी कहां जाकर के स्टोर हुई थी? माइटोकॉन्ड्रिया में। किस ग्रुप में? एटीपी, बोले तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में वहां जाकर के स्टोर हो गई थी। तो दो चरणों में क्रिया पूर्ण हो रही है। प्रथम चरण कहां संपन्न हो रहा है? कोशिका द्रव्य में। और द्वितीय चरण कहां संपन्न होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। जबकि यह क्रिया यानी कि इस क्रिया का संपूर्ण जो चरण है वो आपके साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य में ही संपन्न होती है। तो याद रखना, अवायवीय श्वसन की जो प्रक्रिया वो कंप्लीट रूप से कहां संपन्न होगी? कोशिका द्रव्य के अंदर संपन्न होती है। क्वेश्चन काफी बार पेपर में पूछा जा चुका है कि वायवीय श्वसन की प्रक्रिया का द्वितीय चरण कहां संपन्न होता है, प्रथम चरण कहां संपन्न होता है? तो प्रथम जो स्टेप इसकी वो आपके कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है, और जो सेकंड जो स्टेप इसकी वो कहां संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। एग्जाम्पल इंपोर्टेंट है, इनके एग्जाम्पल काफी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये जो प्रक्रिया संपन्न होती है वो आपके मानव एवं जंतुओं में संपन्न होती है। वायवीय श्वसन की प्रक्रिया किन में संपन्न होती है? मनुष्य और जंतुओं के अंदर संपन्न होती है। जबकि अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया की अपन बात करें तो जीवाणु, कवक, यीस्ट, किण्वन क्रिया, इसके अलावा बीजों के पल्प, मतलब बीजों का बाहरी जो आवरण है, इसके अलावा बीजों की प्रसुप्त अवस्था, बीजों की प्रसुप्त अवस्था। अब प्रसुप्त अवस्था क्या है? बीज भी सोते हैं, इनका फिक्स बीजांकुरण काल होता है। मतलब कि जैसे अपन बात करें कि गेहूं के फसल के दौरान यदि बाजरे की फसल बो दी जाए तो शायद बीजांकुरण की क्रिया बहुत कम संपन्न हो पाती है। तो बीजों की प्रसुप्त अवस्था, बीजों के पल्प, जीवाणु, कवक, यीस्ट, किण्वन क्रिया, इन सभी के अंदर जो श्वसन की क्रिया संपन्न होती है वो कौन सा श्वसन? आपका अवायवीय श्वसन है। और ह्यूमन और बाकी सारे एनिमल्स के अंदर जो कौन श्वसन की क्रिया संपन्न होती है वो कौन सा है? वायवीय श्वसन। तो यह आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होगा, अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होगा। इसके अंदर ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीडेशन हो जाएगा, इसके अंदर ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीडेशन नहीं होगा। उत्पाद जो है बनेंगे वो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O जल बनते हैं। इसके अंदर जो प्रोडक्ट बनेंगे वो कार्बन डाइऑक्साइड, एल्कोहल और लैक्टिक एसिड का निर्माण होगा। एक ग्लूकोज के अणु के पूर्ण ऑक्सीडेशन से 686 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, और इसके अंदर एक अणु ग्लूकोज से आपको 54 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगी। दो चरण इंपोर्टेंट है, ये दोनों पॉइंट आप लोगों के लिए ज्यादातर पूछे गए क्वेश्चन इन्हीं में से आते हैं। वायवीय श्वसन की क्रिया दो चरणों में पूरी होती है। प्रथम जो चरण है इसका वो साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। दूसरा चरण है वो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है, जबकि उसकी सारी की सारी प्रोसेस कहां संपन्न होती है? कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। इसके एग्जाम्पल मनुष्य और जंतु और जीवाणु, कवक, यीस्ट, किण्वन क्रिया, बीजों के पल्प और बीजों की प्रसुप्त अवस्था के अंतर्गत श्वसन की कौन सी प्रक्रिया पूर्ण होती है? अवायवीय श्वसन की क्रिया। आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत काम की चीजें आप लोगों के लिए। अब देखो अपन आगे बात करते हैं। एक छोटा सा पॉइंट आता है आपका श्वसन गुणांक या श्वसन भागफल। श्वसन गुणांक या श्वसन भागफल। RQ। देखो क्या है श्वसन गुणांक।
अभी आपको पता चल चुका है कि अपन लोग ऑक्सीजन गैस को लेते हैं और CO2 गैस को बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो इन दोनों गैसों का जो अनुपात है उसको अपन श्वसन गुणांक के नाम से जानते हैं। तो याद रखना, उत्सर्जित CO2, श्वसन क्रिया के दौरान उत्सर्जित CO2 और ली गई O2, ली गई O2 के अनुपात को क्या कहा जाएगा? श्वसन गुणांक या श्वसन भागफल कहते हैं। आप सबको पता है कि अपन श्वसन में कौन सी गैस ले रहे हैं? ऑक्सीजन। तो कितनी ऑक्सीजन गैस ली जा रही है और कितनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकाली जा रही है, उसके अनुपात को अपन श्वसन गुणांक के नाम से जानते हैं। तो RQ का जो छोटा सा फॉर्मूला निकलता है वो है आपकी उत्सर्जित CO2 अनुपात ली गई O2, यह आपका श्वसन गुणांक का फॉर्मूला। तो इसी डेफिनेशन को मैंने फॉर्मूला के रूप में लिखा है। तो श्वसन क्रिया के दौरान कितनी CO2 गैस उत्सर्जित हो रही है और कितनी ऑक्सीजन गैस ली जा रही है, उसके अनुपात को अपन किस नाम से जानते हैं? RQ श्वसन गुणांक या श्वसन भागफल के नाम से जानते हैं। कुछ डाटा मैं आपको इधर बताता हूं। कार्बोहाइड्रेट, काफी बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेकंड ग्रेड के पेपर में भी क्वेश्चन काफी बार आए हुए हैं। कार्बोहाइड्रेट का जो RQ होता है, श्वसन गुणांक होता है, वो 1 होता है। 1 श्वसन गुणांक किसका आता है? याद रखना, जितनी ऑक्सीजन ली जा रही है उतनी CO2 बाहर निकाली जा रही है। जितनी ऑक्सीजन ली जा रही है उतनी CO2 यदि बाहर निकाली जा रही है तो आपको पता है अनुपात कितना आएगा? 1 आएगा। तो कार्बोहाइड्रेट का जो श्वसन गुणांक होता है वो कितना होता है? 1 होता है। इसके अलावा अपन बात करें प्रोटीन का RQ, तो प्रोटीन का RQ होता है 1 से कम। वसा के RQ की बात करूं तो वसा का RQ भी कितना होता है? 1 से कम। अनोक्सी श्वसन की बात करें, अभी जो अपन ने पढ़ा है, अनोक्सी श्वसन के RQ की यदि बात की जाए तो इसका RQ होता है अनंत। मिश्रित भोजन के RQ की बात करें तो मिश्रित भोजन का RQ भी होता है 1 से कम। और कार्बनिक अम्लों की यदि बात करें, कार्बनिक अम्ल का जो RQ होता है वो होता है 1 से अधिक। ये कुछ इंपॉर्टेंस डाटा है आप लोगों के लिए, काफी बड़ी बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो ये आपका श्वसन गुणांक है, छोटा सा पॉइंट लेकिन इंपॉर्टेंट है। श्वसन क्रिया के दौरान बाहर निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड और ली जाने वाली ऑक्सीजन का जो अनुपात है उसको अपन श्वसन गुणांक के नाम से जानते हैं। ये चीजें आपको याद रखनी है। कार्बोहाइड्रेट का RQ 1, प्रोटीन, वसा और आपके मिश्रित भोजन का RQ हमेशा 1 से कम होगा। अनोक्षी श्वसन का RQ अनंत होता है और कार्बनिक अम्ल का RQ 1 से अधिक होता है। इसके अलावा अपन बात करें, छोटा सा एक पॉइंट और आता है श्वसन दर का। श्वसन दर का, श्वसन दर देखो, आप लोगों को सबको पता है कि श्वसन दर की यदि मैं बात करूं तो श्वसन दर जो मापक यंत्र होता है, श्वसन दर को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है उसका नाम है काइमोग्राफ, या फिर इसे कहा जाता है स्पाइरोमीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। श्वसन गुणांक श्वसन दर का जो मापन है वो किस यंत्र के द्वारा किया जा रहा है? काइमोग्राफ या फिर स्पाइरोमीटर के द्वारा अपन श्वसन दर का मापन करते हैं। स्वस्थ वयस्क व्यक्ति की यदि बात की जाए, स्वस्थ वयस्क व्यक्ति की यदि बात करें तो स्वस्थ वयस्क व्यक्ति की जो श्वसन दर होती है वो आप लोग हमेशा के लिए याद रखेंगे 12 से 16 बार प्रति मिनट होती है। कितनी होती है? 12 से 16 बार प्रति मिनट। आप सारे स्वस्थ हैं, आप सारे वयस्क हैं, तो आपकी श्वसन दर 12 से 16 बार। याद रखना, श्वसन दर कभी इंसान की फिक्स नहीं होती है। हार्ट बीट फिक्स हो सकती है जो 72 टाइम्स पर मिनट होती है, 72 बार प्रति मिनट होती है, लेकिन श्वसन जो दर है वो आपके ऊपर नीचे अप डाउन होती रहती है। तो स्वस्थ वयस्क व्यक्ति की श्वसन दर
का जो रेशियो आपको याद रखना है 12 से 16 बार प्रति मिनट। यदि यही आदमी सो रहा है, सोते समय आप लोगों की श्वसन दर होती है 10 से 12 बार प्रति मिनट, सबसे कम आपकी इसी टाइम रहती है। सोते समय श्वसन दर कितनी है? 10 से 12 बार प्रति मिनट। ये डाटा है जो आप लोगों को याद करने पड़ेंगे बहुत अच्छे से। यदि आप लोग कठोर परिश्रम कर रहे हैं तो आप सबको पता है कि कठोर परिश्रम के समय आपकी श्वसन दर कम रहेगी कि बढ़ेगी? बढ़ जाती है ना। तो आपकी श्वसन दर हो जाती है 18 से 25 बार प्रति मिनट। 18 से 25 बार प्रति मिनट। यदि अपन बात करें 50 वर्ष से अधिक के आदमी की, 50 वर्ष से अधिक के आयु के आदमियों की श्वसन दर भी आप लोगों को पता है कि बढ़ी हुई मिलती है, लगभग 20 से 25 बार प्रति मिनट। यदि बात करूं नवजात शिशु की, तो नवजात शिशु के अंदर, नवजात शिशु में श्वसन दर 40 से 50 बार प्रति मिनट होती है, सबसे ज्यादा याद रखें, 40 से 50 बार प्रति मिनट। और यदि बात करें 5 वर्ष के बालक की, 5 वर्ष के बालक के अंदर श्वसन दर है वो लगभग 25 बार प्रति मिनट होती है। तो ये डाटा आप लोगों को अच्छी तरीके से याद रखना है। श्वसन तंत्र के ये वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बड़ी बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं। इससे पहले जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो अपने पढ़ा है वहां से क्वेश्चन कम निकलने की संभावनाएं होती है, लेकिन ये जो टॉपिक मैं आप लोगों को आज पढ़ा रहा हूं यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं, बहुत ज्यादा निकलने की संभावनाएं होती हैं। तो श्वसन दर मापक यंत्र कौन है? काइमोग्राफ या स्पायरोमीटर यंत्र के द्वारा श्वसन दर को मापा जाता है। स्वस्थ वयस्क व्यक्ति की श्वसन दर 12 से 16 बार प्रति मिनट। यदि वही आदमी सो रहा है तो सोते समय 10 से 12 बार प्रति मिनट। कठोर परिश्रम के दौरान 18 से 25 बार प्रति मिनट। 50 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के अंदर आपको सबको पता है कि सांस की बीमारी हो ही जाती है, 20 से 25 बार प्रति मिनट। नवजात शिशु में ये 40 से 50 बार प्रति मिनट होती है। 5 वर्ष के बालक में ये 25 बार प्रति मिनट संपन्न होती है। अब श्वसन दर, मैंने आपको बताया था कि श्वसन क्रिया पर कंट्रोल तो कौन करता है, आप लोगों को बता चुका हूं मैं भी। यदि सामान्य परिस्थिति में श्वसन की क्रिया चल रही है तो नॉर्मल कंडीशन में श्वसन क्रिया पर कंट्रोल कर रहा था अपना मेडुला ओब्लांगेटा पार्ट, जो अपन नर्वस सिस्टम में पढ़ चुके हैं, ब्रेन के अंदर पढ़ चुके हैं। और प्रतिकूल परिस्थिति के अंदर न्यूमोटैक्सिस के अंदर इसके ऊपर कंट्रोल करता है, जिसका कंट्रोलर था आपका पॉन्स वेरोलाई। मैं बात कर रहा हूं श्वसन दर की, कि श्वसन दर पर कंट्रोल कौन करता है, ये श्वसन दर अप डाउन क्यों होती है। तो देखो दोनों फेफड़ों के बीच में अपने एक डायफ्राम हुआ, डायफ्राम, ये डायफ्राम पेशीय अंग है, ये श्वसन दर पर कंट्रोल करता है। तो याद रखना आपको हमेशा के लिए श्वसन दर पर नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? पेशीय अंग डायाफ्राम के द्वारा किया जाता है। डायाफ्राम। श्वसन की क्रिया पर कंट्रोल मेडुला ओब्लांगेटा, श्वसन दर की क्रिया पर कंट्रोल डायफ्राम। दोनों क्वेश्चन सेम से लग रहे हैं, लेकिन रात दिन का फर्क है। एक श्वसन क्रिया पर कंट्रोल की बात कर रहा हूं मैं, वो आपका मेडुला ओब्लांगेटा कर रहा था, और अब अपन बात कर रहे हैं श्वसन दर पर, तो श्वसन दर पर कंट्रोल कौन करता है? आपका डायफ्राम करता है। फटाक से आप इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए। आप देखो अपन बात करते हैं आगे कि जब श्वसन की क्रिया संपन्न होती है तो कौन सी गैस अंदर जाती है, कौन सी गैस कितनी क्वांटिटी में बाहर निकल करके आती है। तो मैं बात कर रहा हूं आपके श्वसन के संगठन का। देखो आप लोगों को सबको पता है, जैसे मैं आज छोटी सी टेबल आपको बना करके देता हूं, वायुमंडल में गैस की बात करें अपन, कितने प्रतिशत उपस्थित है, और
जब अपन सांस लेते हैं मतलब निश्वसन की क्रिया के दौरान ली गई वायु की बात करेंगे और उच्च श्वसन की क्रिया के दौरान बाहर निकाली गई वायु की बात करेंगे। कौन कौन सी गैसों की अपन बात करेंगे यहां पर? वायुमंडल में अपन गैस की बात करें तो आप सबको पता है कि सबसे पहली जो गैस मैं बात कर रहा हूं वो आपकी नाइट्रोजन। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है कितने परसेंट? 78%। पहले की कॉम्पिटिटिव एग्जाम का काफी अच्छा क्वेश्चन था ये भी। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस 78% कौन सी है? नाइट्रोजन। याद रखना निश्वसन के दौरान 78% ही जाती है और 78% वापस आ जाती है। इसका मतलब क्या है? अपने शरीर के अंदर नाइट्रोजन का किसी प्रकार का कोई यूज नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि अपन निश्वसन के दौरान केवल ऑक्सीजन ही लेते हैं कि इधर कोई छलनी लगी हुई कि ऑक्सीजन को अंदर जाने देती है और बाकी गैसों को बाहर निकाल देती है। ये सारी गैसें अंदर जाती है लेकिन जिस यूज केवल अपने शरीर के अंदर ऑक्सीजन का हो पाता है। जैसे आपके सामने लिख रखा है मैंने, वायुमंडल में 78% है, निश्वसन के दौरान कितने परसेंट ली गई? 78%। वापस कितनी निकाली गई? 78%। इसका कोई यूज नहीं हुआ है। दूसरी जो गैस आती है अपनी वो है ऑक्सीजन, O2 ऑक्सीजन, जिसको अपन प्राण वायु के नाम से जानते हैं। और ये अपने वायुमंडल में कितना परसेंट है? 21%। याद रखना गई कितनी है? 21%। गई कितनी है? 21%। और वापस निकल करके आती है कितनी? 16.8%। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ली कितनी? 21%। वापस कितनी आई? 16.8%। इसका मतलब यदि 21 में से अपन 16.8% घटाएंगे तो इसका मतलब ऑक्सीजन गैस का अंदर उपयोग हुआ है। डेफिनेट इसका उपयोग हुआ है। ये अपन पहले पढ़ चुके हैं श्वसन में। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हुआ था, ग्लूकोज की क्रिया ऑक्सीजन के साथ हुई थी तो ऑक्सीजन वहां काम में आ रही है। तीसरी और लास्ट जो गैस आती है आपकी वो है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा 0.03%। गई तो कितनी है? 0.03%। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वापस बाहर निकल करके कितनी आती है? 4%। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर जब 0.03% गैस अंदर गई है तो ये 4% कहां से आई है? तो आप इसको भी तो देखो जरा। 21% गई है और 16.8% वापस बाहर आई है। इसका मतलब इधर इसका यूज तो वही है। वो ऑक्सीजन गैस उसका ग्लूकोज का उसने ऑक्सीडेशन कर दिया। रिएक्शन यदि मैं आपके सामने वापस लिखूं तो देखो ये रिएक्शन डाली थी अपने C6H12O6 प्लस O2। देखा था? ये ऑक्सीजन इधर उपयोग में आ रही है ना, ये कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा और जो प्रोडक्ट आपका बनाएगा वो कौन सा बनाएगा? कौन सा बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनी ना। तो ये अपने शरीर के अंदर बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड है जो 4% वापस बॉडी से बाहर आती है। और ये क्वेश्चन खनन विभाग के अंदर एक हेड कांस्टेबल का पेपर लगा था शायद 24 जून 2016 में लगा था कि 17 में, कंफर्म तो मुझे भी नहीं है, लेकिन 24 जून डेट थी। उस टाइम एक क्वेश्चन पूछा गया था। किस टाइप से क्वेश्चन आया था? उच्च श्वसन की क्रिया के दौरान मनुष्य के शरीर से कितने प्रतिशत CO2 गैस बाहर निकलती है? तो याद रखना कितना परसेंट CO2 गैस बाहर निकलती है? 4% निकलती है। तो ये चीजें आप लोगों के लिए बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित है, 78% उपस्थित है। 78% अंदर गई है, 78% बाहर आई। तो कौन सी गैस का यूज नहीं हुआ? नाइट्रोजन का नहीं हुआ। ऑक्सीजन की बात करें 28% वायुमंडल में ये उपस्थित है, 21% गई है, 16.8% वापस बाहर निकली है उच्च श्वसन की क्रिया के दौरान। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात करें तो 0.03% वायुमंडल में है, 0.03% गई है और वापस कितनी आती है आपकी? 4% बाहर निकल करके आती है। अब देखो इस टॉपिक के कुछ SSP हैं। ये टॉपिक यहां पर जाकर के आपका फिनिश हो जाता है। SSP की यदि मैं बात करूं तो SSP का मतलब होता है सम स्पेशल पॉइंट। सम स्पेशल पॉइंट
और वो सम स्पेशल पॉइंट आप लोगों को मैं बता दूं, एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन नोट करता हूं मैं। एग्जाम में प्रीवियस एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन इस श्वसन तंत्र से पूछे गए, जो मेरी आंखों के सामने आए हैं, वो क्वेश्चन को मैं एसएसपी का रूप देता हूं। और वो क्वेश्चन आप लोगों के सामने देखो, मैं 5-7 क्वेश्चन अच्छे अच्छे जो मैं आपको अच्छी तरीके से बताता हूं। एसएसपी ध्यान से सुना। अपने रक्त के अंदर एक वर्णक पाया जाता है हीमोग्लोबिन, नाम सुना होगा आपने, हीमोग्लोबिन। तो याद रखना, मनुष्य के अंदर श्वसनीय वर्णक, श्वसनीय वर्णक किसको कहा जाता है? हीमोग्लोबिन को कहा जाता है, हीमोग्लोबिन। इसके अलावा अपन मोलस्का और आर्थ्रोपोडा की बात करें, मोलस्का संघ और आर्थ्रोपोडा संघ के जीवों की बात करें, तो इनके अंदर श्वसनीय वर्णक जो होता है वो होता है हीमोसाइनिन, हीमोसाइनिन। इसलिए इनके ब्लड का रंग कैसा होता है? नीला रंग होता है। और अपने ब्लड का कलर कैसा होता है? लाल होता है। किस वर्णक की वजह से? हीमोग्लोबिन की वजह से। हालांकि टॉपिक अपन क्लियर करेंगे अपने रक्त परिसंचरण वाले सिस्टम के अंदर, जब अपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, रक्त की सारी बातें वहां डिटेल से करेंगे अपन। तो श्वसनीय वर्णक हीमोग्लोबिन ब्लड का रंग लाल करता है। मोलस्का और आर्थ्रोपोडा संघ के जीव के अंदर श्वसनीय वर्णक कौन होता है? हीमोसाइनिन, जिसकी वजह से उनके ब्लड का रंग कैसा होता है? नीला होता है। इसके अलावा देखो, आपने एक बात अच्छे से सुनी होगी कि सर्दी के दिनों में यदि कोई व्यक्ति रात्रि को बंद कमरे में अंगीठी जलाकर के सो रहा है, अंगीठी तो जानते हो ना सारे, यदि सर्दी के दिनों में कमरा बंद है, अंदर अंगीठी जल रही है, आदमी सो रहा है उसके अंदर, तो सुबह तक उस आदमी की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। क्या रीजन है इसके पीछे? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो है ये। और एक क्वेश्चन आता है कि पेड़ के नीचे सोना हानिकारक है। कब? रात्रि में। तो ये रात में ऐसा कोई भूत आता है क्या? हो सकता है कि रात्रि में अपन किसी पेड़ के नीचे सो रहे हैं, रात को फिक्स 12 बजे कोई भूत उतर के आता है, वो गर्दन को मरोड़ देता है, और सुबह तक लोग बोलते हैं कि वो भूतनी तोड़ दी। हार्ट अटैक पहले भी आते थे, आज भी आ रहे हैं। पहले लोगों के पास नॉलेज नहीं था, इसलिए भूतनियां तोड़ती थी। वो भूतनियां आज ही नहीं है। समझ में आ रही मेरी बात? तो ये चीजें सारी थी, बस लोगों को नॉलेज नहीं था। रात्रि में पेड़ के नीचे सोना क्यों हानिकारक है, थोड़ी मैं डिटेल से बात करता हूं आप लोगों से। आप सबको पता है कि अपन लोग ऑक्सीजन लेते हैं और पौधा भी श्वसन के रूप में ऑक्सीजन गैस लेता है। याद रखना इस बात को, पौधा CO2 गैस नहीं लेता है। जब वो रेस्पिरेशन की क्रिया संपन्न करता है, श्वसन की क्रिया पूर्ण करता है, तो वो भी ऑक्सीजन गैस का यूज करता है। अपन भी CO2 गैस निकालते हैं, तो पौधा भी CO2 गैस निकालता है। लेकिन फोटोसिंथेसिस की क्रिया जब संपन्न होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब पौधा दिन में करता है, तब वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करता है। अब आपको पता है कि दिन में पौधा भोजन बनाता है, रात्रि में पौधा भोजन नहीं बना सकता क्योंकि उसको सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पाता। और यदि भोजन नहीं बनाता है, जैसे मैं आपको छोटा सा डायग्राम बना करके बताता हूं। ये एक पेड़ है और उस पेड़ के नीचे खटिया पे एक आदमी सो रहा है, रात की बात करें तो ये आदमी कौन सी गैस ले रहा है? ऑक्सीजन। श्वसन में कौन सी गैस ले रहा है? ऑक्सीजन। ये पौधा भी श्वसन में कौन सी गैस ले रहा है? ऑक्सीजन। समझ में आ रही बात? याद रखना, पौधे भी ऑक्सीजन ही गैस का ही यूज करते हैं। ये पौधा कौन सी गैस निकाल रहा है? CO2। आदमी भी कौन सी निकाल रहा है? CO2। अब भाई एक बात बताइए मेरे को, जब आदमी ऑक्सीजन ले रहा है, पौधा ऑक्सीजन ले रहा है, तो इस पौधे के आसपास का जो क्षेत्र है या इस वृक्ष के नीचे का जो क्षेत्र है, वहां पर कौन सी गैस की कमी होगी? ऑक्सीजन की, क्योंकि ये भी ऑक्सीजन ले रहा है, ये भी ऑक्सीजन ले रहा है, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है, ये आदमी भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है। तो इस पेड़ के नीचे कौन सी गैस की अधिकता हो जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड।
अब आप बोलोगे कि सर दिन में कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चली जाती है, तो दिन में इसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज पौधा भोजन बनाने में करता है, इसलिए वहां उस गैस की अधिकता नहीं हो पाती है, रात्रि में भोजन बनाने की क्रिया संपन्न होती नहीं है, इसलिए सुबह तक ये आदमी बेहोश हो जाता, मरता नहीं है, बेहोश होता है केवल। समझ में आ गई बात। तो फिर सर्दी के दिनों में बंद कमरे में अंगीठी जला करके सो रहे व्यक्ति की डेथ क्यों होती है, तो इसका रीजन भी सुन लो। ये कमरा है, खिड़की इसकी सारी खिड़कियां जो भी इसके वो सब बंद पड़ी हैं, एक आदमी अंगीठी जला करके सो रहा है, ये लो ये सो रहा है इसका खटिया। ध्यान से सुनना इस बात को। अंगीठी के अंदर क्या है, लकड़ी है, कोयला है, लकड़ी कोयले में क्या है, कार्बन। कार्बन कौन सी गैस की उपस्थिति में जल रहा है, ऑक्सीजन। सबको पता है कि जितने भी पदार्थ उनको जलाने के लिए ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता होती है, तो यहां से कौन सी गैस बनेगी भाई, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी ना। इस लकड़ी के दहन से कौन सी गैस बाहर निकली, CO2। यह आदमी कौन सी गैस छोड़ रहा है, CO2। ऐसा नहीं कि दिन में आदमी O2 छोड़ेगा रात को CO2 छोड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। दिन में भी ऑक्सीजन लेगा, रात को भी ऑक्सीजन लेगा, दिन में भी CO2 छोड़ेगा, रात को भी CO2 छोड़ेगा। अब देखो अंगीठी जल रही है, इसका मतलब कौन सी गैस का यूज हो रहा है, ऑक्सीजन का। यह आदमी भी कौन से ले रहा है, ऑक्सीजन। सेम से बात चल रही है, ध्यान से सुनना। ऑक्सीजन गैस ली इसने, ऑक्सीजन गैस ली इसने, कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ी इसने, कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ी इसने। आपको पता है कमरा बंद है, इस कमरे के अंदर कौन सी गैस की कमी होगी, ऑक्सीजन की। कौन सी गैस की अधिकता होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की। अब धीरे धीरे आपको पता है कि अंगीठी जल रही है, वस्तुओं को जलाने के लिए ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता है। अब इस कमरे के अंदर जो जो ऑक्सीजन की कमी होती जाएगी, तो इस लकड़ी का, इस कोयले का पूर्ण दहन नहीं होगा, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। तो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है तो CO2 ना बनकर के बनती है यहां CO का मतलब कार्बन मोनो ऑक्साइड। और ये नाम आपके सामने लिखते ही आपको पता चल गया होगा कि ये कहलाती है प्राण घातक गैस। प्राणों को ले लेती है, छोड़ती नहीं है। ऑक्सीजन तो क्या कहलाती है, ऑक्सीजन को तो कहा जाता है प्राण वायु, ये तो बेचारी प्राणों को बचाती है। ऑक्सीजन गैस को कहा जाता है प्राण वायु गैस, और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, प्राण घातक गैस, ये ले लेगी छोड़ेगी नहीं। तो कमरे के अंदर पहले CO2 गैस बनी, उसके बाद ऑक्सीजन जब इस लकड़ी के दहन के लिए पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रही, तो कौन सी गैस बनना स्टार्ट होगी, CO कार्बन मोनोऑक्साइड। अब सुनो, बड़ी रोचक तथ्य की बात यहां पर क्या